नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। पीएम के ऐतिहासिक दौरे ने भारत की वैश्विक कूटनीति को दी नई दिशा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। आईआईटी दिल्ली शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल। पीएम ने कहा, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। मानसून बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। दुनिया भर में छाया योग का खुमार। लोग जमकर कर रहे हैं योगाभ्यास। तीन देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। पीएम की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम ने साइप्रस की यात्रा की, जो कि पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम ने यूरोपीय देश क्रोएशिया की यात्रा की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या में 390% का इजाफा हुआ है। 2014 में महज 11 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे। इस प्रकार भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाला शिक्षा तंत्र बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद सबसे अधिक संख्या में भारतीय संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 123वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में 27 स्थानों का उछाल आया है और संस्थान पहली बार दुनिया के शीर्ष 125 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली है। आईआईटी दिल्ली एक और जहां सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बन गया है, वहीं रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 129वें और आईआईटी मद्रास 180वें स्थान पर आ गया है। आईआईटी मद्रास पहली बार दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुआ है। दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल अन्य भारतीय संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर 215वें स्थान पर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 219वें स्थान पर और आईआईटी कानपुर 222वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें नंबर पर है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के फायदे के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अच्छे दिन जल्द लौटेंगे। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 वर्षों में जिस तरह घाटी में पर्यटन में उछाल देखने को मिला, वह यह दर्शाता है कि कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। शेखावत ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1 महीने में घाटी में फिर से वही पर्यटक गतिविधि देखने को मिलेगी।
बस अच्छे दिन लौटेंगे, क्योंकि टूरिज़्म के ने जिस तरह से पिछले 2-3 साल में जिस तरह का उछाल देखा था, कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद में, कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी थी, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, उस पर निश्चित उसके कारण से विराम लगा है। लेकिन पिछले 2 महीने में वापस 1.5 महीने में जिस तरह से रिकवरी हुई है, जी सर, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वापस पुरानी परिस्थितियां लौटेंगी और अब की बार दिसंबर तक आते आते हम सब लोग मिलकर के, राज्य की सरकार भी और देश की सरकार भी, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और राज्य सरकार के हर इनिशिएटिव में भारत सरकार उसका सहयोग करे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर नई दिल्ली लाया गया। जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से आज नई दिल्ली पहुंचा। छात्रों ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों की कड़ी निगरानी में आर्मेनियाई राजधानी येरेवन तक एक चुनौतीपूर्ण सड़क यात्रा की। 18 जून को सभी छात्र बचाव अभियान के तहत इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 में सवार हुए। ईरान से दिल्ली से लाए गए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। और जब जब दुनिया में आपदा आई, तब तब भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए ताकि हर एक भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। चाहे कोविड महामारी का कठिन समय हो या किसी देश में आई प्राकृतिक आपदा या किसी देश में चल रहे आंतरिक संघर्षों के बीच फंसे भारतीय नागरिक, पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चलाए गए रेस्क्यू मिशन ने हर भारतीय को सुरक्षित घर लौटने में मदद की है। एक ऐसा दौर जब दुनिया जंग, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से हिली हुई थी, तब एक देश डटकर खड़ा रहा अपने नागरिकों की रक्षा में। वो था भारत। चाहे इराक में गृह युद्ध हो, नेपाल में विनाशकारी भूकंप या यमन में जानलेवा संघर्ष, मोदी सरकार ने हर बार तेज निर्णायक रेस्क्यू मिशन चलाए ताकि हर भारतीय सुरक्षित घर लौट सके। ईरान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु इसका ताजा उदाहरण है। ऑपरेशन मैत्री के तहत संकट मोचन से देवी शक्ति तक, चाहे सूडान की जंग हो या अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ना कोई जमीन दुर्गम रही और ना ही कोई संकट बड़ा रहा। कोविड महामारी के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत और समुद्र सेतु ने लाखों को घर पहुंचाया। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत तिरंगा बना ढाल, हजारों छात्रों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हुई। और हाल में ही सूडान और इजराइल से ऑपरेशन कावेरी और अजय के जरिए गोलियों की गर्जना के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। यहां तक कि विदेशी नागरिकों को भी भारत ने शरण दी। विश्व बंधुत्व की असली पहचान बने हैं ये मिशन। एक दशक अटूट प्रतिबद्धता की। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 28वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ एआई एंड ग्लोबल कंपटीशन सत्र में अपने विचार साझा किए। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत के एआई मिशन के पीछे की दूरदर्शी सोच और सिद्धांतों को रेखांकित किया। साथ ही देश की एआई प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का उद्देश्य एआई को लेकर केवल कुछ लोगों तक सीमित रखने के बजाय आम जनता और उद्योगों की व्यापक पहुंच तक लाना है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार भारत को एआई में वैश्विक नेतृत्व देने के लिए एक समावेशी और जिम्मेदार ढांचा तैयार कर रही है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने बताया है कि शीघ्र ही इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे ट्रायल की स्टेज पर आ चुके हैं। उन सभी के अंदर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जाएगी। और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के आरोपों के मामले में रिपोर्ट में जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की पुष्टि की है। समिति ने जस्टिस वर्मा की ओर से अपने बचाव में रखी गई दलीलों को भी स्वीकार करने लायक नहीं माना। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समिति मानती है कि 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली के स्टोर रूम में नकदी पाई गई थी, जो आधिकारिक तौर पर जस्टिस वर्मा का आवास था। स्टोर रूम जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में था। ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि जली हुई नकदी 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट के स्टोर रूम से ही निकाली गई थी। रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि सीजीआई के 22 मार्च 2025 के पत्र में उठाए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य हैं और ये कदाचार इतना गंभीर है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया 65 करोड़ रुपए के कथित मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। इससे पहले 12 जून को डिनो मोरिया से इस मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 जून को डिनो मोरिया के बांद्रा पश्चिम स्थित आवास समेत 15 जगहों पर छापेमारी की थी। ईओडब्ल्यू ने घोटाले में संलिप्तता के आरोप में नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये पहल पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच प्रयासों में बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग है, जो उन्नत अनुवाद तकनीकों के माध्यम से पंचायती राज पहलों, कार्यक्रमों, संवादों और लाइव कार्यक्रमों में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा वो सब 22 भाषाओं में वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, जिससे भाषा की जो एक बैरियर होता है। मैंने आज बड़ी बात कही है कि इसके द्वारा भाषाई हीन भावना और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दोनों में कमी आएगी। भाषा को लेकर के झगड़े होते हैं, उनमें कमी आएगी। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 160 तालुकाओं में बारिश हुई है, जिसमें से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश डांग के आहवा में दर्ज की गई है। वहीं 8 तालुकाओं में भी
तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक राज्य में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में सामान्य बारिश के कारण कुल 206 जलाशयों में पानी की आवक दर्ज की गई है, जबकि राज्य के 11 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, डांग, तापी, वलसाड़, नवसारी, दमन, दादरा और नागर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली और भावनगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अहमदाबाद, गांधीनगर समेत मध्य, उत्तरी और सौराष्ट्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और पिछले 3 दिनों से राज्य बारिश से सराबोर है। रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। आज मूसलाधार बारिश को देखते हुए रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल भी बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। निचले इलाकों से भी लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया है। राज्य की नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़क पर जल जमाव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई नदियों पर बने पुल के भी बहने की खबर आ रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में जनता को समर्पित हुआ एक और जन आरोग्यम केंद्र। जी हां, बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में IOCL के सहयोग से जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया है। इस मौके पर यहां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। कितने उत्साहित दिखे खोड़ा के लोग इस जन आरोग्यम केंद्र को लेकर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। ये है दिल्ली से सटी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी। यहां एक बार फिर एक नया जन आरोग्यम केंद्र जनता को समर्पित किया गया। जी हां, इस बार ये केंद्र स्थापित किया गया है लोकप्रिय विहार के B ब्लॉक में। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के सहयोग से इस जन आरोग्यम केंद्र को तैयार किया गया है। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच भी कराई। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, Delhi based NGO, is organizing a free health camp in Khora Colony, Ghaziabad today. This is under the aegis of the IOCL based Jan Arogyam Community Healthcare System program. BSGSS has set up a fully equipped healthcare center to provide basic health services to the local community. खोड़ा कॉलोनी में आज बिस्नौली ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है और उनके ये दिल्ली बेस्ड NGO है और उनके द्वारा लगातार लास्ट 6 ईयर्स से यहाँ पे हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर वुमेन में काफ़ी कार्य करवाए गए हैं। ऑलरेडी अराउंड 11 हेल्थ सेंटर्स उनके रन हो रहे हैं। IOCL से टाई अप करके उनके जन आरोग्यम जो कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसके तहत ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पे एक फुली एस्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप किया गया है। ये केंद्र IOCL की CSR पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इंडियन ऑयल हेल्थ केयर के लिए अपने CSR के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट मुझे विशेषकर खुशी दे रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ जुड़े हैं, जो अपने जन आरोग्यम प्रोग्राम के तहत जगह जगह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल रहे हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारे स्पॉन्सरशिप के थ्रू, हमारे कोलैबोरेशन के थ्रू खुला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को इससे बेनिफिट होगा। ये जिस जगह पे खुला है वहाँ पे आप कम्युनिटी ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल बहुत सारी है और बहुत तादाद में है, और इन लोगों के घरों तक हेल्थ केयर पहुँचाना जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके साथ जुड़ने में हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके उद्घाटन समारोह के साथ ही आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी विशेष रूप से जांच कराई। उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुए इलाके खोड़ा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो एनीमिया डिटेक्शन है, और इसमें हमारा सौजन्य है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, जो एक बहुत ही बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है,
और उन्होंने इस इलाके के लिए पूरा एक जन आरोग्यम केंद्र हमारे साथ खोला है, जिसमें 6 दिन प्रति सप्ताह निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है, निःशुल्क डॉक्टरी जांच की जाती है। BSGSS द्वारा IOCL के सहयोग से शुरू किए गए इस जन आरोग्यम केंद्र में मिल रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है। आदमी को पैसा जिसके पास नहीं है वो दवा ले सकते हैं। एक भी पैसे नहीं लिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। खोड़ा वालों की हाँ सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। अच्छी है, दवा भी मिल रही है, सुविधा सही है, बेचारे सेवा कर रही हैं। जे ने कर दवाई के लिए तो लाल बहादुर लेडिंग हार्डिंग जाते थे सर, कहे कि पैर में बड़ी दर्द है और मुझे थायराइड है, तो अभी यहाँ पता लगे कोई बताएं तो वहीं तो दवा लेके जा रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ पे फ्री दवाएं मिलती हैं, टाइम टू टाइम सारी व्यवस्थाएं भी हैं, सारी चीज़ें क्लीन भी रहता है और यहाँ पे मतलब जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है और सरकार के साथ मिलकर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। तकनीक और मोबाइल पर निर्भर होती जा रही आज की पीढ़ी के लिए योग एक नई दिशा बनकर उभरा है। शहर में आयोजित विभिन्न योग शिविरों और कक्षाओं में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक पूरी लगन और उत्साह के साथ योग सीख रहे हैं। ये नज़ारा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये संकेत भी देता है कि योग भारतीय समाज में एक बार फिर अपने मूल स्थान की ओर लौट रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के बीकानेर में भी विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक हितेंद्र मारू ने कहा कि नियमित योग अभ्यास से हाई BP, डायबिटीज, मोटापा, माइग्रेन, अनिद्रा जैसी बीमारियों में काफ़ी हद तक राहत मिल रही है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपनी बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है, क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसके योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। और योग के साथ साथ यहाँ नेचुरोपैथी का कार्यक्रम भी रहता है, उनको जल नीति वगैरह है या जो भी अपने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे भी हम उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और बीते 11 वर्षों में जहां देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, वहीं नक्सलियों से निपटने में भी केंद्र सरकार सफल रही है। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर प्रहार कर उसकी कमर तोड़ दी है। आज देश के कुछ ही जिलों में नक्सली सिमट कर रह गए हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कभी नक्सलवाद देश के लिए नासूर बना हुआ था, लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो नक्सलियों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। लाल आतंक धीरे धीरे खत्म होने लगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर कुछ नक्सलियों ने जहां सरेंडर करना शुरू कर दिया, वहीं उन नक्सलियों पर सुरक्षा बल बिजली बनकर टूटे जिन्होंने मुख्य धारा को छोड़कर हिंसा का रास्ता चुना और जो देश को खोखला करने के नापाक मंसूबे बना रहे थे। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 से अब तक नक्सलियों से संबंधित घटनाओं में काफी कमी आई है।
पहले देश के 11 राज्यों में नक्सलवाद फैला हुआ था, लेकिन बीते 11 वर्षों में यह सिमटकर केवल 3 जिलों तक रह गया है। हताहतों की संख्या 30 साल के सबसे निचले स्तर पर है। मार्च 2025 में बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया और कांकेर तथा बीजापुर में 22 नक्सलियों को मार गिराया गया। केवल वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 2010 से 2024 तक 81% की कमी आई है। वर्ष 2024 में 928 और 2025 में अब तक 700 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में 2004 से 2014 के बीच 73% की कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच नागरिकों की मृत्यु की संख्या 4766 थी। 2014 से 2024 के बीच 70% की कमी के साथ 1495 रह गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचाने के लिए बजट में भी 300% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2014 से 2024 तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 11,503 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं। पहले चरण में 2,343 और दूसरे चरण में 2,545 मोबाइल टावर लगाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में बैंकों की 1007 शाखाएं खोली गईं और 937 एटीएम शुरू किए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में बैंकिंग सेवा से युक्त 5,731 डाकघर खोले गए। जवानों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए 6 हेलीपैड बनाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि लाल आतंक के खात्मे के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है और मार्च 2026 तक देश नक्सलियों से निजात हासिल कर लेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले अहेरी और गार्डेवाड़ा में पिछले दिनों 77 साल में पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने एक प्रण किया है कि मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद से मुक्त करेंगे और उस दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र ने तो पिछले 10 सालों में इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लाकर छोड़ दिया है। देश से बहुत जल्द लाल आतंक का खात्मा होगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना देशवासियों ने देखा है वो पूरा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।